आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की और मैटर वेव्स की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। प्रकाश में जो वैद्युत का गुण होता है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो इस लेसन में सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी जो विकिरण होता है, प्रकाश का विकिरण, उसकी द्वैती प्रकृति, डुअल नेचर। तो चलिए समझते हैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति या विकिरणों की द्वैती प्रकृति क्या होती है। तो विकिरण की जो द्वैत प्रकृति है, इसका अर्थ होता है कि विकिरण में तरंग प्रकृति तथा कण प्रकृति दोनों होती है। यानी जो प्रकाश होता है उसमें तरंग का गुण और कण यानी पार्टिकल नेचर दोनों के गुण होते हैं। इससे पहले व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण जैसी घटनाओं को हम लोग प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर इनका एक्सप्लेनेशन किया था। पार्टिकल थ्योरी से प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो व्यतिकरण था, व्यतिकरण में समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें मिलकर अध्यारोपित होती हैं। तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। जबकि अगर हम कण प्रकृति से देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो प्रकाश तरंगें मिलें और उनके मिलने पर कहीं पर अंधेरा हो जाए और कहीं पर प्रकाश हो जाए। कहने का मतलब प्रकाश की तीव्रता कहीं ज़्यादा हो जाए, कहीं पर प्रकाश की तीव्रता कम हो जाए। तो इसमें प्रकाश को हम कण मानकर इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। व्यतिकरण की व्याख्या केवल प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर ही की जा सकती है। जबकि इसके उल्टे कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या प्लांक द्वारा दिए गए क्वांटम थ्योरी के आधार पर ही की जा सकती है, जिसमें प्रकाश को कण प्रकृति माना गया था और प्रकाश की तरंग प्रकृति को इसे नहीं समझाया जा सकता। यदि प्रकाश तरंगों के रूप में है तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर तरंगों का आयाम बढ़ जाएगा और आयाम के बढ़ने से उसकी जो ऊर्जा होगी वो भी बढ़ जाएगी। ये तरंगे धातु के पृष्ठ पर गिरने पर धातु के इलेक्ट्रॉनों को अधिक ऊर्जा प्रदान करेंगी, जिससे उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। लेकिन जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। और यदि प्रकाश तरंगों की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसकी, तो प्रकाश तरंगों से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, चाहे प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहे जितनी भी ज़्यादा हो। इससे एक रीज़न तो यह क्लियर होता है कि प्रकाश का विकिरण कभी तरंग की तरह तथा कभी कण की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार प्रकाश में कण की प्रकृति और तरंग की प्रकृति दोनों ही होती है। तो प्रकाश के इसी गुण को प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई कि विकिरणों की द्वैती प्रकृति क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो घटना होती है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है तथा इससे जो उत्पन्न धारा होती है उसे प्रकाश वैद्युत धारा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो कहने को तो इसकी डेफिनेशन बड़ी ही छोटी सी है कि प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। लेकिन इसके पीछे जो शुरुआत है प्रकाश के वैद्युत का प्रभाव, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें कई साइंटिस्टों का योगदान है। सबसे पहले साइंटिस्ट थे हर्ट्ज़ के बाद आए हॉलवैश और हॉलवैश के बाद में एक वैज्ञानिक आए लेनार्ड। और लेनार्ड ने
फिर इनके हर्ट्ज के प्रयोग को दोबारा से प्रेक्षण किया। तो हर्ट्ज ने सन 1887 में यह देखा कि जब विद्युत विसर्जन नलिका की ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती हैं तो विद्युत विसर्जन अधिक सुगमता से होता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह अधिक सुगमता से होने लगता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसके जस्ट 1 ईयर लेटर, 1 साल के बाद हॉलवैश ने इस प्रयोग की पुष्टि कर दी। उन्होंने क्या किया कि जस्ते की 2 प्लेटें ली और उसको बल्ब से प्लस धन सिरा और माइनस सिरा उसमें लगा दिया और बैटरी तथा एक धारामापी से उसको संबंधित कर दिया। अब हॉलवैश ने यह देखा कि जब ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती हैं तो परिपथ से तुरंत ही विद्युत धारा बहने लगती है और जैसे ही पराबैंगनी किरणों को डालना बंद कर दिया जाता है धारा का भी प्रवाहित होना रुक जाता है। लेकिन यदि किरणें धन प्लेट पर डाली जाती हैं तो परिपथ से कोई धारा का प्रवाह नहीं होता। हॉलवैश स्वयं इस घटना का कारण नहीं बता सके। इसके बाद सन 1897 में उधर थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी। तब थॉमसन ने यह बताया कि प्रकाश के गिरने पर धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और सन 1900 में लेनार्ड ने यह बताया कि जब प्लेट ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती हैं तो उससे निकले इलेक्ट्रॉन धन प्लेट के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, अपनी ओर खींच लिए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, इसमें इलेक्ट्रॉन्स माइनस वाली प्लेट से प्लस वाली प्लेट की ओर जा रहे हैं। तब आकर्षित कर लेती है धन प्लेट इलेक्ट्रॉनों को, जिससे कि क्या हो जाता है, सर्किट पूरा हो जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। लेकिन जब उल्टा कर दिया जाए, यही पराबैंगनी किरणें धन प्लेट पर डाली जाएं तो धन प्लेट से निकले इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट पर नहीं आ पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ऋणावेश होता है और ऋणावेश उसी प्लेट में समा जाता है पूरा जो भी हम डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो परिपथ है वो पूरा ही नहीं हो पाता। जो भी इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं वो पूरी धन प्लेट में समा जाते हैं। माइनस वाली यानी कि जो ऋण वाली प्लेट है उस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता और सर्किट पूरा हो नहीं पाता और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। हॉलवैश की बात को प्रूव कर दिया किसने? जे थॉमसन ने। हालांकि जो हॉलवैश थे वो इस बात को नहीं बता सके थे क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन की खोज भी नहीं हुई थी और इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो जे थॉमसन ने खुद ही इस बात को बता दिया कि आखिरकार जब हम धन प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्यों नहीं होता है। तो इससे हमें ये पता चला कि प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों से जो उत्सर्जन की घटना होती है उसे ही क्या कहा जाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इसके बाद हर्ट्ज और लेनार्ड ने कई सारे ऑब्जर्वेशन किए, प्रेक्षण किए और उन प्रेक्षणों के आधार पर कई नियम दिए और कई परिभाषाएं दी। तो उन्होंने बताया कि जब प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो जिस भी धातु पर हम प्रकाश डाल रहे हैं वहाँ से प्रकाश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका उत्सर्जन नहीं हो सकता और जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो सकता तो उसकी जो आवृत्ति होगी उस आवृत्ति को हम कहेंगे देहली आवृत्ति यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बताया। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। और इसके बाद बताया कि प्रकाश की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी अथवा जो संस्तब्ध विभव होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसमें इन्होंने जो देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति की जो परिभाषा बताई वो एग्ज़ाम्स में पूछी भी जाती है और उससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है फॉर्मूला और डेफिनेशन। देहली आवृत्ति क्या होती है कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उस पदार्थ की देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या संस्तब्ध आवृत्ति कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है और इसको न्यू जीरो से लिखा जाता है। न्यू जीरो इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है C/L
लैम्डा ज़ीरो। न्यू ज़ीरो इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा ज़ीरो। तो ये जो होती है ये हमारी न्यू ज़ीरो है, ये देहली आवृत्ति है, और सी इसमें क्या है, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, एंड जो लैम्डा ज़ीरो है वो क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, या यहाँ पर जो लैम्डा ज़ीरो है ये क्या है, संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य। और इसमें संस्तब्ध आवृत्ति होती है, उसी प्रकार संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य भी होती है। और इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी पदार्थ की देहली आवृत्ति के संगत प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को देहली तरंग दैर्ध्य या संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा ज़ीरो से प्रदर्शित किया जाता है। फॉर्मूला इसका भी वही होता है। अब इसमें न्यू ज़ीरो इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा ज़ीरो था देहली आवृत्ति में, तो जो तरंग दैर्ध्य है उसमें लैम्डा को इधर कर देंगे, तो लैम्डा ज़ीरो इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू ज़ीरो। तो जो फॉर्मूला बनेगा हमारा संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य का, वो लैम्डा ज़ीरो इज इक्वल टू सी, लैम्डा ज़ीरो इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू ज़ीरो। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य का, और ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो संस्तब्ध आवृत्ति का है। अब इसमें एक डेफिनेशन और है आगे, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होता है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, वह उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन कहलाती है, और इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं W से। W इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है W इज इक्वल टू एच न्यू, W इज इक्वल टू एच न्यू। और अगर यही न्यू हमारा देहली तरंग दैर्ध्य, देहली आवृत्ति है, तो ये न्यू ज़ीरो हो जाएगा। और न्यू ज़ीरो इज इक्वल टू पीछे हमने पढ़ रखा है अभी, क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा ज़ीरो। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EH, न्यू की जगह पर C अपॉन लैम्डा ज़ीरो रख देंगे, तो W इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा ज़ीरो, एच सी अपॉन लैम्डा ज़ीरो। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा ज़ीरो। तो ये प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले आप लिख लेंगे, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे, इनसे कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। तो हमने जाना देहली आवृत्ति के बारे में, देहली तरंग दैर्ध्य के बारे में, और प्रकाश वैद्युत कार्यफलन के बारे में। इनका जो भी फॉर्मूला होता है वो देख लिया। इसके बाद आता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस। तो लेनार्ड और मिल्कन ने जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर प्रयोग किए थे, उन्हीं के आधार पर जो नियम दिए थे उनको देख लेते हैं। वो नियम थे, नंबर एक जो पहला नियम था वो था, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो उत्सर्जन की दर है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगी। आपतित प्रकाश की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा नंबर था, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यानी जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती है। और तीसरा नियम था, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। यानी जो हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी। और अगला नियम था कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, और यह न्यूनतम आवृत्ति जो होती है वो देहली आवृत्ति होती है। और भिन्न भिन्न धातुओं के लिए इसका मान अलग अलग होता है, क्योंकि जो धातुएं होती हैं उनकी चालकता अलग अलग डिपेंड करती है, क्योंकि जितनी भी धातुएं होती हैं उन सबकी में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किसी में कम, किसी में ज़्यादा। कोई एल्यूमिनियम है, कोई कॉपर है, तो उसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो अलग अलग प्रकार से होता है। इसलिए जो आवृत्ति होती है वो देहली आवृत्ति अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग ही होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताएं कि कैसा लगता है, और वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर
करना ना भूलें। अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।